हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 दिसंबर 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली देखिएगा क्योंकि आज रिवीजन पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रोजाना की तरह हम लोग रिवीजन करते हैं। तो एक दिन पहले का जो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है तो 1 मिनट में क्विकली रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो 5 दिसंबर को कौन कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस। एशियाज हीरोज ऑफ फिलांथ्रोपी की लिस्ट जारी की फोर्ब्स ने और इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया, नंदन नीलकेणी, केपी सिंह और निखिल कामत को। और अभी हाल ही में चीन ने वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति की योजना जारी की है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर रिज को चुना है। एशियाई पैरालंपिक समिति ने पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब दिया है शीतल देवी को। और 23वीं विश्व कांग्रेस में ISSA विजन 0 का पुरस्कार जीत लिया है ESIC ने। इसके अलावा जितेश जान को दोस्तों भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। GRSI ने भारतीय नौसेना को, ये GRSE है, भारतीय नौसेना को अभी हाल ही में INS संधायक नाम से एक नया अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा है। और भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं वैशाली रमेश बाबू। COP28 में बिहार राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। ऐसे ही रिवीजन 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप चैनल पर भेज जाते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आप डेली दिन भर में अपना 1 लाइनर रिवीजन कर सकते हो। MJT ऐप पर इसकी डिटेल PDF और डिटेल क्विज प्रोवाइड की जाती है, तो MJT ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने, या कहीं उसके रूप में शपथ कौन ग्रहण किए? तो दोस्तों तेलंगाना और उसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। अभी 5 राज्यों में कौन CM बनेगा इसको लेकर के संशय है, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक करके एक पार्टियां अपना अपना जो है, मतलब जो भी विजेता हुई हैं वो CM नाम को डिक्लेयर करना शुरू की हैं। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना CM डिक्लेयर कर दिया है कि किसे बनाएंगे। तो CM यहाँ होंगे रेवंत रेड्डी, और ये साफ भी था क्योंकि इन्हीं के नाम पर यहाँ पर चुनाव जीती थी कांग्रेस। रेवंत रेड्डी एक नया चेहरा है, एक युवा चेहरा है, और इन्होंने बहुत ही बाखूबी प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य जब से अलग हुआ है ना, तब से वहाँ पर BRS, या कहें पहले जिसे TRS कहते थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, अभी रिसेंटली उन्होंने नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति पार्टी किया था, उसी के CM थे। CM कौन थे? के चंद्रशेखर राव। तो 2 बार से वही CM थे। 2 जून 2014 से जब से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तब से 2 बार से वही CM थे। लेकिन अब पहली बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता आई है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से रेवंत रेड्डी। कहाँ के? तेलंगाना के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपसे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 119 सीटें हैं विधानसभा की, जिनमें से 64 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जीत करके यहाँ पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना आप देखोगे यहाँ पर है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया 2 जून को 2014 को अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना जब अलग हुआ था तब ये बना था 29वां राज्य, लेकिन वर्तमान में है 28 राज्य। कारण ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी आ गए जम्मू कश्मीर राज्य को हटा करके, ठीक है ना। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। जिले यहाँ पर 33 हैं। विधानसभा में 119 सीटें, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें जाती हैं। तेलंगाना के CM होंगे रेवंत रेड्डी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, और तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है यहाँ पर। इसके अलावा चर्चित स्थल में चार मीनार, गोलकुंडा का किला, निराला बिरला मंदिर, ये प्रमुख हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्राम मंच GIS ऐप लॉन्च किया है? तो ग्राम मंच नाम का ऐप लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मंच नाम का एक ऐप जारी किया है। ये ग्राम मंच ऐप क्या करेगा? ये दोस्तों एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एप्लीकेशन है। मतलब ये गाँव में ग्रामीण का मानचित्र परफेक्टली ये डिसाइड करेगा। अभी तक क्या होता था कि जो नक्शा हुआ करता था, मतलब कि जो बना करके लेखपाल वगैरह आते थे, नक्शा बना करके जाते थे कानून गो वगैरह, अब इसको यहाँ पर
जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन डिटेल्स का ग्राम मानचित्र बहुत ही परफेक्ट तरीके से, प्रिसाइज तरीके से ये इस एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जाएगा और इस एप्लीकेशन के थ्रू हर कोई चेक कर सकता है। मुझे भी याद है बचपन में, जैसे कि जब कभी पिताजी को, दादाजी को कोई काम के लिए, किसी विवाद के लिए, किसी बात के लिए नक्शा की ज़रूरत होती थी तो उनको जाना पड़ता था, जाकर के वहाँ दीवानी तहसील जो भी होता हो वहाँ से निकलवाते थे, है ना। तो अब लेकिन यहाँ पर एक नया सिस्टम आ गया है कि अब मोबाइल में ही एप्लीकेशन के थ्रू ही हर एक गांव का आप परफेक्ट नक्शा देख सकते हो, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, किसकी कौन ज़मीन है वगैरह वगैरह। यहाँ पर ग्राम मानचित्र जो होगा ये एक इंटीग्रेटेड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों का एक व्यापक दृश्य प्रदान करेगा। विकास में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावी होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह जी हैं और इसी मंत्रालय के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, नाम है ग्राम मंच। अब देखो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन और पोर्टल पिछले दिनों में कौन कौन से लॉन्च किए गए उनको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आप रिवीजन जरूर करिए। अभी हाल ही में एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसी मंत्रालय ने अभी आईना नाम का डैशबोर्ड लॉन्च किया था, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़। यूपी के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में होली अयोध्या ऐप लॉन्च किया था दिवाली के अवसर पर। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अपार आईडी लॉन्च किया गया। अपार आईडी जो होगा वन स्टूडेंट वन नेशन आईडी होगा, ठीक है ना, वन नेशन वन स्टूडेंट। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया और इनकोइस ने अभी समुद्र नाम का ऐप लॉन्च किया। भारत सरकार के द्वारा फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया गया और NHAI के द्वारा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया। मृत वृक्ष आंदोलन ऐप, इसको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप लॉन्च किया। ऐसे ही राजस्थान सरकार ने PCTS ऐप लॉन्च किया था। आगे, किस राज्य सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। CM फेलोशिप कार्यक्रम ये होगा क्या, इसको समझिए। CM चाहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि यूपी में जो कोई युवा है या जिसके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई आइडिया है कि जिससे वो अपने नगर निगम, अपने ग्राम पंचायत, इन सब जगह मतलब अपना कोई आइडिया दे करके सुधार ला सके। क्योंकि भाई जो रीजन का होता है वो जिस रीजन का होगा उसको बेहतर तरीके से समझेगा, वहाँ पर उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझेगा और उसके निस्तारण को भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया तो आया ही होगा। यहाँ पर CM फेलोशिप कार्यक्रम के तहत यही किया जा रहा है कि इसके तहत नागरिक जो हैं, जो युवा नागरिक हैं, इनको शहरी विकास योजना और निगरानी कार्यों में योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए इनसे मदद भी ली जाएगी और इसका उद्देश्य भी यही है। तो ये एक एस्पिरेशनल सिटी योजना के तहत ही शुरू किया गया है, जो कि पुरानी योजना है, उसी योजना का ये हिस्सा है। शहरी सुविधाओं में सुधार और राज्य भर के 100 छोटे शहरों में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है, CM फेलोशिप कार्यक्रम। क्लियर है? उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश पिछले दिनों क्यों क्यों चर्चे में रहा था, रिकॉल करेंगे। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई है। सबसे हाईटेक बनाया जाएगा, 6G टेक्नोलॉजी पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यहाँ पर रिसर्च होगा। 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित कर दिया गया है। हॉट कुक्ड मील योजना की घोषणा की गई है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। हलाल सर्टिफिकेट को भी बैन किया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला उत्तर प्रदेश का जिला बना बरेली। यूपी का पहला सौर शहर बनेगा अयोध्या। भारत का पहला पूछा जाए तो सांची बताएंगे, मध्य प्रदेश। गिफ्ट डीड योजना अपने ही परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को भी मंजूरी दी है। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो पिछले दिनों में चर्चे में रहे। उत्तर प्रदेश राज्य देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य आपको यहाँ पर दिखेगा ही। वैसे तो इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन क्विकली फटाफट से जानेंगे। ये सबसे ज़्यादा 8 राज्य से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर आप काउंट कर लेना। योगी आदित्यनाथ जी 2 बार से यहाँ पर CM है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इंपॉर्टेंट यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, इसको मत भूलना। अगर पूछा जाए किस जिले में है तो आप बताओगे लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, पीलीभीत यहाँ पर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, इटावा लायन सफारी यहाँ पर है।
इसके अलावा चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पैता छोरा यहाँ की ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। चरकुला बहुत पूछा जाता है। चरकुला में पूछा जाएगा कि बताइए दीप के ऊपर, दीप जो है सर के ऊपर लेकर के किस नृत्य में चलते हैं, तो चरकुला में चलते हैं, याद रखना, पूछा जाएगा। सभी प्रकार के सीटें यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं, चाहे वो जिलों की संख्या हो, चाहे विधानसभा में सीटें हैं, चाहे विधान परिषद में, चाहे लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में। ठीक है जी, लखनऊ यहाँ की राजधानी है। आगे, हाल ही में फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदल करके क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोजाबाद जिला है एक उत्तर प्रदेश में, अब इसका नाम बदला जाएगा। नाम बदलने के लिए फिरोजाबाद नगर निगम ने एक टाइप से कहें कि वोटिंग कराया, या कहें कि मत देखा कि कौन किसका मत किसके तरफ है। तो इसमें ना 12 में से 11 लोगों ने सहमति दर्ज की कि फिरोजाबाद का नाम बदला जाना चाहिए, और क्या बदल करके रखा जाएगा? चंद्रनगर। क्या नाम रखा जाएगा? चंद्रनगर। तो जल्द ही फिरोजाबाद, जो कि अपने कांच के प्रोडक्ट के लिए, चूड़ियों के लिए ये फेमस जगह है, इसको अब से चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चूड़ी और कांच उत्पादों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये फिरोजाबाद। तो फिलहाल यहाँ पर फिरोजाबाद का जो नगर निगम है उसके 12 में से 11 कार्यकारिणी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, और जो 12वें थे वो सपा से थे, और उनका भी कहना यही है, सिर्फ और सिर्फ, मतलब उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि अगर प्रॉपर सबूत मिल जा रहे हैं तो बदल देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये है कि साक्ष्य मिल जाने चाहिए तब। फिलहाल अब यहाँ पर फिरोजाबाद के इतिहास के बारे में बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसका पुराना नाम चंद्रनगर ही था, और चंद्रनगर तब था जब यहाँ पर राजा चंद्रसेन रहा करते थे। राजा चंद्रसेन ने इसे बसाया था चंद्रनगर को, और ये आज भी जहाँ पर इन्होंने बसाया हुआ था, चंद्रवाड़ नाम का गांव है, आज भी यमुना के किनारे ये ग्राम पंचायत है। यहाँ पर कहा जाता है कि अकबर ने इसका नाम फिरोजाबाद बदल दिया था बाद में, ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम बदला जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको बदलने का फैसला लिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार, आप जानते हो, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज, इसके अलावा फैज़ाबाद का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश, अब ये तमाम प्रकार के नाम बदले गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना। आगे, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है? तो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसमें टॉप पर है भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी। ध्यान रहे, भारत की यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग देखी जाए ना तो इसकी 220वीं रैंक है। सोचो, दुनिया भर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, उसमें भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो 220वां स्थान रखती है। टोटल 1397 यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें 220वें स्थान पर भारत की है, और तो और टॉप 300 में ये इकलौती यूनिवर्सिटी है। टॉप 300 में इकलौती भारतीय यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आई हुई है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जैसे 2023 चल रहा है तो 2024 की वो नाम से लिस्ट जारी करती है। यहाँ पर 2024 देख करके परेशान मत होना, ठीक है ना। 2023 चल रहा है, 2024 के नाम से ये लिस्ट जारी करते हैं। इस पूरे से 1397 संस्थानों की लिस्ट में 95 देशों के संस्थान हैं, जिनमें से अगर भारत की बात की जाए तो भारत के केवल 56 संस्थान ही, 56 इंस्टीट्यूट ने ही इस 1397 इंस्टीट्यूट में जगह बनाई हुई है। टॉप पर कौन है? टॉप पर कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, इस बार ये टॉप पर है। आगे, हाल ही में PM मोदी ने महाराष्ट्र के राजकोट किले में किस प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों, PM मोदी जी ने अभी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला है एक, वहाँ पर राजकोट किला है, उस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। यहाँ पर देख पाओगे आप, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा है, जिसका अभी हाल ही में अनावरण किया है PM मोदी जी ने। तो ये महाराष्ट्र में कहाँ पर है? सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में, है ना। तो 4 दिसंबर 2023 को इन्होंने इसका अनावरण किया है। मराठा साम्राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध और दूरदर्शी नेता थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उनको तटीय और समुद्री किलों के निर्माण में अपनी रणनीतिक कौशल के लिए जाना जाता था, छापामार युद्ध के लिए भी जाना जाता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा है। कुछ और प्रतिमाएं जिनको आप रिकॉल कर सकते हो, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अभी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसका अनावरण किया गया, कहाँ पर ये है? हैदराबाद में है। किसकी है? श्री रामानुजाचार्य जी की ये मूर्ति है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी।
फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आपको याद ही होगा, दुनिया की सबसे ऊंची बड़ी मूर्ति है ये, 182 मीटर की, रामबी सुतार ने बनाया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति। इसके अलावा स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस किसी मूर्ति है? ये भी श्री रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, लेकिन श्रीनगर में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ अभी बिलीव नाम की एक मूर्ति का अनावरण किया गया था भगवान शंकर की, राजस्थान में, इसको भी याद रखना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही मूर्ति का अनावरण किया गया था, लेकिन ये विदेश में सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था, और ये कहाँ पर? यूएसए के मैरीलैंड में किया गया था। क्लियर है? तो ये कुछ प्रतिमाएं हैं, इनको आप याद रखेंगे, जो भी हाल फिलहाल में जिसका उद्घाटन किया गया था। आगे, हाल ही में किसने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर प्रणब माई फादर नामक पुस्तक लॉन्च की? तो दोस्तों, प्रणब माई फादर नाम की पुस्तक उन्हीं की जो बेटी हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, इन्होंने लॉन्च की है। पूर्व राष्ट्रपति और स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी, जो कि भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए थे, इनके ऊपर इन्हीं की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये पुस्तक लॉन्च की है, प्रणब माई फादर नाम से बुक। प्रणब मुखर्जी जी भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। देखिए, 13वें नंबर के राष्ट्रपति ये थे, फिर 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद जी थे, और 15वें नंबर की अभी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो 13वें नंबर के ये राष्ट्रपति थे भारत के, कांग्रेस के दिग्गज नेता, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपनी बेटी से जो संवाद किए थे भारतीय राजनीति को लेकर के, इनकी बेटी ने इस पुस्तक में यही जिक्र किया हुआ है, और इसी के बाद राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें इसमें बुक में लिखी हुई है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने, जो इन्हीं की पार्टी का विरोध कर रही होती है, और इसको देखते हुए मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी कुल मिलाकर के खड़ी हो गई है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसकी, जैसे कि इन्होंने ये बताया कि अभी राहुल गांधी जी उतना मैच्योर नहीं हैं, इसके अलावा कि कैसे इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, बाद में राष्ट्रपति बनने दिया गया 2004 में ये प्रबल उम्मीदवार थे, वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत सारी बातें इसमें बताई हैं, जिसकी वजह से चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये पुस्तक जब इतनी चर्चे में आ गई है तो इम्पोर्टेंट तो है ही, खास करके लोकसभा चुनाव जो होने हैं उसके 4 महीने पहले इस पुस्तक का आना, और ऐसे विवादों के साथ आना, ऐसे विवादास्पद पॉइंट्स के साथ आना, ये अपने आप में राजनीति का विषय तो बन ही गया है। फिलहाल यहाँ पर ये पुस्तक है, और इसके ये लेखक हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करना चाहूँगा। देखिए, कल मैंने ऑफर आपको बताया था कि 2 दिनों के लिए MJT 60 का कूपन कोड यूज करके आप ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो GS सफलता बैच पर। GS सफलता 3.0 जिन्होंने नहीं लिया हुआ है उसको लीजिए, कल बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया। अभी के लिए ये मात्र 799 में है, इससे कम नहीं होगा। आप इस बैच का फ़ायदा उठा सकते हो MJT 60 कूपन कोड का यूज़ करके, GS सफलता 3.0 वाला, ठीक है ना। ये वाला बैच जो है केवल इसी पर ऑफर दिया गया है। इसको जिनको लेना है, आज आखिरी मौका है, ले सकते हैं। ये कूपन कोड है, MJT ऐप पर आपको इसका ऑफर का फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे सुरक्षित शहर है? देखो, NCRB की कल मैंने रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया था कि सबसे असुरक्षित शहर कौन सा है। तो सबसे असुरक्षित तो मैंने आपको बताया था दिल्ली है, सबसे असुरक्षित मैंने आपको बताया था दिल्ली है, लेकिन सबसे सुरक्षित बताना भूल गया था, ठीक है ना। तो आज देखो, सबसे सुरक्षित शहर के बारे में एनालिसिस ले लो, दोनों ही जरूरी है। सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को बताया गया है ना। सबसे असुरक्षित दिल्ली को बताया गया है। NCRB की ये रिपोर्ट है, और इसमें ये बताया गया है कि कोलकाता में 2021 में स्थिति ये थी कि प्रति 1 लाख लोगों पर 103.4 मामले आते थे अपराध के। 2022 में ये घट करके 86.5 हो गए प्रति 1 लाख लोगों पर, ठीक है। 2020 में अगर देखा जाए तो यही 129 था, यानी कि 129 से ये 2021 में हुआ 103, फिर अब 2022 में 86 हो गया। कोलकाता में लगातार ऐसे मामले घट रहे हैं, यानी कि क्राइम के मामले लगातार कोलकाता में घट रहे हैं। और ये कब से घट रहे हैं? 2016 से ये घट रहे हैं। यहाँ पर कोलकाता पुलिस द्वारा टेक्नोलॉजी के बेहतरीन उपयोग का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो NCRB की रिपोर्ट जो कि जारी की जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष, और इसमें यह बताया जाता है कि किस राज्य में या किस सिटी में, किस शहर में, किस महानगर में क्राइम का क्या स्थिति चल रही है। तो दिल्ली जो है सबसे असुरक्षित, कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर, ठीक है जी। आगे, हाल ही में किसकी पुण्यतिथि पर 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया?
तो संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर 6 दिसंबर को मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। 6 दिसंबर को 1956 में 1956 में इनका निधन हुआ था डायबिटीज़ की वजह से, है ना। डायबिटीज़ रोग के से ये पीड़ित थे। 1956 में 6 दिसंबर को इनका निधन हुआ था। अब चूंकि ये बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म में निधन को, पुण्यतिथि को कह सकते हैं महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, जो कि संविधान के जनक थे, ऑब्वियस सी बात है, ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। भारत के पहले कानून मंत्री थे और इनको 1990 में जाकर के भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। अब मुझे नहीं समझ में आता इनको 1990 में क्यों जाकर के दिया गया, जबकि 3 प्रधानमंत्री आए, तीनों प्रधानमंत्री अपने ही कार्यकाल में अपने आप को भारत रत्न दे लिए थे, ठीक है ना। लेकिन इनको जो कि संविधान बनाया, जो इतना विविध संविधान है, आप जानते हो कितनी खूबियाँ हैं अपने संविधान में, उसके बावजूद फिलहाल 1990 में जाकर के इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है भारत रत्न, महापरिनिर्वाण दिवस। अच्छा, 14 अप्रैल को इनकी जयंती होती है। 14 अप्रैल को इनकी जयंती होती है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर मैंने एक जीवनी की वीडियो बनाई थी, अगर आप सर्च करोगे तो मिलेगी ज़रूर, ठीक है ना। देखो मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर, महात्मा गांधी जी पर और भी ऐसे बड़े बड़े जो रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, उन पर कई क्लासेस, कई वीडियो दे चुका हूँ। आप सर्च करना, आगे MJT एजुकेशन लिखना, आपको मिलेगी वीडियोज़, ठीक है। आगे यहाँ पर कुछ महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर तिथियां हैं महत्वपूर्ण, उनको आप देख सकते हो। जैसे कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। यहीं पर 23 जनवरी, ये बार बार पेज नहीं ऐड होता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। 20 अगस्त को इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। 15 सितंबर को मोक्ष कुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर इंजीनियर्स दिवस। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। और इनकी पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को मनाते हैं, क्या मनाते हैं, समर्पण दिवस। यहाँ नहीं दिया गया है, लिख लो यहाँ पर, 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है इनकी पुण्यतिथि पर, है ना। इसके अलावा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जी की जयंती। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर। 14 नवंबर को बाल दिवस, पंडित नेहरू जी की जयंती पर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस, ये नहीं, ये अंबेडकर जी की जयंती पर नहीं, जयंती तो इनकी 14 अप्रैल को होती है। संविधान दिवस क्योंकि संविधान लागू हुआ था इस दिन होता है, ठीक है ना, ये गलत हो गया है। ये 1949 में लागू, क्या मतलब अंगीकृत किया गया था, इसलिए संविधान दिवस मनाते हैं। परिनिर्वाण दिवस भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर मनाते हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। आगे, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द यूसर अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। अब देखो ये दिवस जो है ना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ही फास्ट वे में आपको बताया। तो जो लोग नए हैं परेशान मत हो, ये तेज़ी से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई बार चीज़ें बता जा चुकी हैं, ठीक है ना। आप रेगुलर अगर बने रहोगे तो आपको भी वो चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस भारतीय अभिनेता को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द यूसर अवार्ड से, या कहें यूसर अवार्ड, जो भी पढ़ो आप, इससे सम्मानित किया गया। तो इससे सम्मानित किया गया है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह पहचान रहे हो आपको इनको, ये है जॉनी डेप, अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी थे अपने तलाक को लेकर के। फिलहाल रणवीर सिंह को दिया गया है ये सम्मान, कहाँ पर, जेद्दाह में, सऊदी अरब में ये सम्मान दिया गया है। 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में ये रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ सऊदी अरब में, ठीक है। और इसमें शेरोन स्टोन ने इनको ये पुरस्कार दिया है, यूसर अवार्ड, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऑफर का फ़ायदा उठाइए, आज आखिरी मौका है आपके लिए GH सफलता 3.0 में 799 ज्वाइन करने का, ठीक है ना, 799 रुपये में। तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। किसी भी सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं वन लाइनर पाने के लिए। डिटेल PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इस पर अभी मंथली वीडियो आई हुई है तो उसकी भी PDF भेजी जाएगी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। भारतीय राज्य मिजोरम में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 40।
आज आपको क्या बताना है, कौन सा अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है, इनमें से बताइए। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर रिज, इसका क्या अर्थ है ये भी बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। क्विज PDF आपको MZT ऐप पर मिलेगी। मैं मिलूंगा आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।